59 नंबर सवाल में हमें एक इंडिकेटर दिया गया और इंडिकेटर कौन सा है? एसिड बेस इंडिकेटर है, जिसका केबी वैल्यू दिया गया है 1 × 10⁻⁹। कह रहे बताइए जब ये इंडिकेटर कलर चेंज करना शुरू करेगा तब उस समय पीएच क्या होगी। हमने आपको बताया था कि कोई भी इंडिकेटर कलर कब चेंज करता है? जब वो इक्विवेलेंस पॉइंट पर आता है, मिड पॉइंट पर आता है। मिड पॉइंट पर ही तो कलर चेंज करना शुरू करता है इंडिकेटर। तो आप कह सकते हैं कि एट मिड, या कह सकते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर। और इस पॉइंट पर जो इंडिकेटर होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिकेटर का जो आयनिक फॉर्म होता है वो डार्क कलर का होता है और जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है वो लाइट कलर का होता है। ओके, मिड पॉइंट पर यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप इनका और इनका कंसंट्रेशन निकालेंगे तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या आता है? बराबर निकल करके आता है। जैसे हेंडरसन इक्वेशन आप निकाले थे वही फार्मूला यहां पर भी निकल करके आता है पीएच ज्ञात करने का। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीके प्लस लॉग आयन का कंसंट्रेशन अपॉन, यानी आयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन। बोलिए भाई, स्पष्ट है? तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि मिड पॉइंट पर पीएच इक्वल टू किसके होगा? पीके के, या कह सकते हैं कि पीओएच इक्वल टू किसके होगा? पीकेबी के। डिपेंड करता है हमें दिया क्या गया है। हमें दिया क्या गया है भैया? केबी दिया गया है। बात स्पष्ट हुआ? तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? पीओएच निकालेंगे। जब पीओएच निकालेंगे तो पीकेबी के बराबर ही आएगा। तो पीकेबी कितना हो जाएगा? 9। तो जब पीएच निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 5 पीएच पर वह इंडिकेटर जिसका केबी 10⁻⁹ है वो कलर चेंज करना शुरू कर देगा। बात स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? छाप लें सीधे सीधे। तो पीएच कितना हो जाएगा? 9। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर में या तो इंडिकेटर वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। तो इसमें क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं साहब वो वीक एसिड ही है। ठीक है। और आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसका कितना दे रहे हैं? 10⁻⁻⁶। कह रहे द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज रेड। जैसे मान लीजिए ये इंडिकेटर हुआ, तो जब ये टूटेगा H+ में और In- में, तो जो इसका आयोनाइज्ड फॉर्म है वो किस कलर का है? रेड कलर का। और जो इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म है ये ब्लू कलर का है भैया। ओके, सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे द पीएच रेंज, सॉरी पीएच रिक्वायर्ड, द पीएच चेंज रिक्वायर्ड टू अल्टर द कलर ऑफ इंडिकेटर फ्रॉम 80% ब्लू टू 80% रेड। आपको रेंज बताना, ये चेंज बताना पीएच में कितना चेंज होगा जब 80% ब्लू 80% रेड में कन्वर्ट हो जाए। ओके, फार्मूला सबको पता ही है। फार्मूला कौन सा आप इसमें लगाएंगे? पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयनिक फॉर्म। हम आयनिक फॉर्म ना लिख के उसका कलर लिख रहे हैं रेड, अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। स्पष्ट हुआ? एट 80% ब्लू, जब 80% ब्लू था तब पीएच कितना था? और यही 80% ब्लू 80% रेड में जब कन्वर्ट होगा तब पीएच कितना होगा? और फिर पीएच में क्या निकाल लेंगे हम? चेंज निकाल लेंगे। तो 80% जब ब्लू था तब पीएच कितना था? जरा देखना। पीएच इक्वल टू हो जाएगा, पीके कितना हो जाएगा? 6 लॉग
अब ये अगर ब्लू 80% है तो नीचे 80% रखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 20%, ये हुआ 80%, ये हो गया 20%, इक्वल टू होगा 6 प्लस log 1/4, चाहे log 1/4 कहें और चाहे माइनस log 4 कहें। ओके, तो अब जरा बताइए पीएच कितना निकल करके आया, log 4 की वैल्यू 0.6 होगा, ये होगा 5.8, 80% रेड, जब 80% रेड हो जाता है तब पीएच कितना होगा, सब चीज वैसे ही चलेगा, पीएच इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस log 80/20 हो जाएगा 6 प्लस log 4, ये कितना निकल के आया पीएच इसका 6.6। अब आप निकालेंगे चेंज इन पीएच, तो 6.6 माइनस 5.4 इक्वल टू 1.2। स्पष्ट हुआ, लिख लीजिए फट से। यही है 61 नंबर, एजीसीएल की सॉल्बिलिटी वाटर में, ये तो एक्चुअल सॉल्बिलिटी होगी। अब यहां पर जितना सॉल्बिलिटी देखा जा रहा है एजीसीएल का, जिन जिन साल्ट में, वो साल्ट सब कॉमन आयन वाले हैं। क्या कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है? अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता तो उसकी सॉल्बिलिटी एक्चुअल सॉल्बिलिटी से ज्यादा होती, और इन सब में सॉल्बिलिटी एक्चुअल सॉल्बिलिटी से कम हो, पानी के अंदर एक्चुअल सॉल्बिलिटी। ओके, और यह भी आपको बताया गया था कि सॉल्बिलिटी इन कॉमन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। ओके, अब यहां पे पहले चेक कर लेते हैं हम कि कौन आयन कॉमन है, सीएल आयन। तो जरा बताइए सीएल आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 इंटू 2, जितने आयन इसके होंगे। भाई किसी भी आयन का कंसंट्रेशन निकालने का तो एक ही फार्मूला आपको बताया गया था ना, m इंटू एक्स इंटू अल्फा, ये हो जाएगा 0.02 मोलर। यहां पर जब आप कोलाइड आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो 0.01 मोलर। यहां पर जब आप सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, जो जो आयन कॉमन उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, तो 0.05 मोलर। स्पष्ट। अब देखिए जिनमें कंसंट्रेशन सबसे, जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा उसमें सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, एक्चुअल सॉल्बिलिटी नंबर 1 पे आएगा, ये हुआ एक्चुअल सॉल्बिलिटी। अब इन तीनों में देखिए सबसे कम कंसंट्रेशन किसका है, H3 का, ये आ जाएगा H3, फिर उसके बाद H2, फिर उसके बाद H4। देखिए ऑर्डर क्या ये मैच कर रहा है किसी ऑप्शन से आपके, बिल्कुल करेक्ट, लिख लीजिए फट से इसको। सिक्सटी 62 नंबर क्वेश्चन देखें जरा, सवाल जो है हम उसको शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दिए हैं बोर्ड पे। सवाल में कह रहे हैं कि 10⁻³ मोलर ईच ऑफ मैग्नीज आयन, फेरस आयन, जिंक आयन और मर्क्यूरी आयन को ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ, 10⁻16 मोलर सल्फाइड आयन के साथ। H2S पास कराया गया होगा, तो ये सल्फाइड और ये मेटल सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट देंगे। सवाल पूछा गया है कि कौन मेटल पहले प्रेसिपिटेट देगा, तो जो प्रेसिपिटेशन आएगा मेटल सल्फाइड का आएगा ना, तो आप सबसे पहले मेटल सल्फाइड का केएसपी चेक करिए। और आपको बताया गया है भैया कि प्रेसिपिटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉल्बिलिटी के। कहीं पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहे एक ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हो। हालांकि हमें सब बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट यहां दिया गया है, देखिए AB टाइप, AB टाइप, AB टाइप और AB टाइप। एक ही टाइप के अगर इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो जो उनका केएसपी होगा वही केएसपी सॉल्बिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जिसकी केएसपी सबसे कम होगी उसकी सॉल्बिलिटी भी सबसे कम होगी। तो सॉल्बिलिटी निकालने से अच्छा अगर एक ही टाइप के हैं तो उनका आप क्या देख लें, सीधे चुपचाप केएसपी चेक कर लें। ये किसी के लिए भी अप्लाई है, ये फॉर
सेम टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो अब आप चेक करिए, जिस इलेक्ट्रोलाइट का केएसपी सबसे कम होगा वही सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो देगा, क्योंकि उसी का कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगा, वही बैक भागेगा। प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको बताया गया था। जैसे मान लीजिए ए बी है, ये ठोस हैं, ये ए प्लस में एक्वस गए और ये बी माइनस एक्वस गए। अब आप चाहे ए का चाहे बी का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, डायरेक्शन कहाँ भाग जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा तो सॉलिड की तरफ जाएगा। बैकवर्ड जाने पर प्रेसिपिटेशन है और आगे जाने पर डिसोल्यूशन है, चाहे सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं, डिसोल्यूशन है। अगर आप यहां से कोई आयन कंसंट्रेशन घटा दें या कम कर दें, घटा कैसे दे रहे हैं, मान लीजिए इसमें आप कोई ऐसा स्पीसीज डाल दें जो इसके किसी आयन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर ले, तो आयन गायब हो जाएगा प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन कहां भागना शुरू कर देगा? इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और कॉमन आयन में मान लीजिए आप कोई ऐसा आयन डाल दीजिए जिसमें दोनों में से कोई एक कॉमन है, मान लीजिए बी आयन कॉमन हो गया, तो यहाँ बढ़ा सीधे कहां भाग जाएगा? भी बैकवर्ड। बात स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? तो यहां पर खाली आपको केएसपी चेक करना है। केएसपी जिसका कम होगा उसी का प्रेसिपिटेशन पहले होगा। आप चारों में चेक करिए, सबसे कम केएसपी किसकी है? एचजी केस का। तो ये सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, यही दे रहे हैं कि कोई और तो नहीं दे रहे हैं? यही दे रहे हैं। टिक कर लीजिए फट से भैया। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, 63 नंबर सवाल, तो बात किसकी कर रहे हैं? वो ग्लाइसिन की कर रहे हैं। ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड। और आपको पीछे बताया गया था कि अमीनो एसिड क्या होते हैं भैया? एम्फोलाइट, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये सब क्या बनाते हैं भैया? ड्यूटराइन बनाते हैं। और एम्फोलाइट का पीएच निकालना हम आपको सिखाए थे, याद है? पीएच इक्वल टू होता था pK1 प्लस pK2 अपॉन 2। इसी को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोलते थे, याद है? अब यहां पर हमें K1 और K2 दिया गया है, तो साइड में पहले हम क्या कर लें? इनका pK1 pK2 निकाल लें। pK1 देखिए कितना होगा? ये होगा माइनस log 4.5 इंटू 10 की पावर -3, हो जाएगा 3 माइनस log 4.5। ये हो जाएगा 3 माइनस 4.5 की वैल्यू कितनी है? 0.65। तो कितना निकल करके आया? 2.35। ये हो गया pK1। यहीं पर pK2 जरा निकाल लीजिए। pK2 जब आप निकालोगे तो माइनस log कितना है? 1.7 इंटू 10 की पावर -10, तो हो जाएगा 10 माइनस log 1.7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.323। तो कितना हुआ? 9.37। ये तो हुआ ना? 7 2 9, नहीं 7 होगा। 7 3 10, 7 2 9 1 10, ठीक। ये 9.77 आया pK2 और 2.3235 आया pK1। ये देखना और ये देखना, दोनों वैल्यू ले आकर के यहाँ पुट करना है। तो pH इक्वल टू हो जाएगा भैया, pK1 हुआ 2.35 और प्लस 9.77 अपॉन 12 2.2 6 9 2 11 12.2 का आधा कितना होगा? 6.1। देखिए pH इतना निकल के आ रहा है। क्वेश्चन जो आप ये 64 नंबर देख रहे हैं, वीक बेस का क्या बताना है? Kb बताना है। ओके, कह रहे हैं एट इट्स हाफ न्यूट्रलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये वीक बेस है और मान लीजिए इसका हम स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, ये बनाएगा क्या भैया? साल्ट बना, और साथ में क्या बनेगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। कह रहे साहब हाफ न्यूट्रलाइजेशन। हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये 50% बना और ये 50% बचा।
रिजल्टिंग जो सोल्यूशन निकल करके आ रहा है उसमें वीक बेस और उसी का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बफर बना, एसिडिक की बेसिक, बेसिक बफर बना। तो आप इसका पीओएच निकालेंगे, पीकेबी होगा लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, और दोनों 50-50% जब आप करेंगे तो 1 आएगा, और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बात स्पष्ट हुआ? तो पीओएच इक्वल टू किसके आ जाएगा, पीकेबी के। क्लियर? और हमसे क्या पूछा जा रहा है, केबी। इसका पीएच दिए हैं 8, तो पीओएच कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा पीकेबी। पीकेबी अगर 6 हुआ तो केबी कितना आ जाएगा, देखिए 10⁻⁻⁶ आंसर आ रहा है, आ रहा है, लिख लीजिए फट से। 65 नंबर सवाल देखें, 65 नंबर सवाल पढ़े। 65 नंबर सवाल कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कह रहे हैं बोथ पीएच एंड पीओएच इंक्रीजेस। गलत। कह रहे हैं बोथ पीएच एंड पीओएच डिक्रीजेस। सही है। पीएच और पीओएच क्या होता है, डिक्रीज करता है। कुछ लोग कहेंगे कहां से बात कर रहे हैं, तो हम हवाई में बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ा चुके हैं, दर्शन कराते हैं हम आपको। आप याद करिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं पर हम यहां पर पीकेडब्ल्यू पढ़े थे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है केडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ता है और पीकेडब्ल्यू की वैल्यू घटता जाता है। ये होता है 15, 14, 13, 12। ठीक है। जब आप प्योर वाटर की सिचुएशन ज्ञात करेंगे तो उसमें पीएच इक्वल टू पीओएच इक्वल टू आ जाएगा 7.5, पीएच इक्वल टू पीओएच इक्वल टू हो जाएगा 7.0, पीएच इक्वल टू पीओएच इक्वल टू हो जाएगा 6.5, पीएच इक्वल टू पीओएच इक्वल टू हो जाएगा 6. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पीएच और पीओएच दोनों की वैल्यू देखिए घटती जा रही है। बात स्पष्ट हुआ? किसी भी टेम्परेचर पर पानी कभी भी ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, पानी हमेशा न्यूट्रल होगा। वो अलग बात है कि उसके न्यूट्रलिटी का पॉइंट बदल जाए। बात स्पष्ट है? चीजें क्लियर हुई? तो इसको दोबारा छापने की जरूरत नहीं, अंदर ध्यान से देखेंगे शीट में सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, खाली टिक लगा करके सवाल को आगे बढ़ जाए, इसलिए इसको हम मिटाए दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पर जल्दी से भैया, 66 नंबर सवाल पे। 66 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, 66 नंबर सवाल में पढ़िए। कह रहे इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड ऑफ सेकेंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल। प्रैक्टिकल में आप टेस्ट वगैरह किए होंगे, एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल दोनों का अलग अलग परीक्षण करते हैं आप। बेसिक रेडिकल को डिवाइड किया गया है 0 ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप में। जब आप टेस्ट करते हैं वहां पर तो पहले 0 ग्रुप का टेस्ट करते हैं अमोनियम आयन का, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए नेचुरल रिएजेंट वगैरह आप यूज करते हैं वहां पर। अगर फर्स्ट ग्रुप 0 ग्रुप नहीं होता है तब आप फर्स्ट ग्रुप में आते हैं जिसमें सिल्वर है, लेड है, इन सबका आप टेस्ट करते हैं। वहां पर आपका प्रेसिपिटेशन अगर आया तो आप टेस्ट आगे किए, नहीं आया तो सोल्यूशन को और एसिडिफाई करते हैं, HCl डाल करके जाकर के H2S पास कराते हैं। ये तो करते हैं ना। जिसमें अगर आप HCl, आप देखिए जो कराया गया था आपको, ये HCl है, ये H+ और Cl आयन, H2S आप यहां से पास कराते थे, H+ और सल्फाइड आयन। ध्यान दीजिएगा यहां पर H आयन से कॉमन आयन इफेक्ट उत्पन्न करवाते हैं आप, जिससे कि सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाए। कम इसलिए करते हैं आप ताकि सेकंड ग्रुप का मेटल सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट दे जाए। एक्चुअल में जो ये ग्रुप बांटे गए हैं बेसिक रेडिकल के, 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, वो एक्चुअल में सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के आधार पर बांटा गया है। जैसे जैसे आप फर्स्ट से आगे की तरफ भागते जाते हैं KSP बढ़ता जाता है, सॉल्बिलिटी उसकी इंक्रीज कर जाती है। यानी कि शुरुआती के ग्रुप के
सॉल्बिलिटी कम होंगी, जाहिर सी बात अगर सॉल्बिलिटी कम होगा तो जरा सा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वहीं प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आगे के भी ग्रुप वहीं पर प्रेसिपिटेट देना शुरू कर देंगे। हम इसीलिए तो यहाँ की सॉल्बिलिटी कम होने की वजह से ही तो सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम रखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा ना करें, सवाल में कह रहा साहब अगर मान लीजिए HCl ना पास कराते, डायरेक्ट ऐसे ही करा देते, तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे कराते तो सेकंड ग्रुप का तो प्रेसिपिटेशन आता ही आता, फोर्थ ग्रुप का भी मेटल सल्फाइड के रूप में यहाँ प्रेसिपिटेट दे जाता। सवाल में पढ़िए, देखिए वही तो ये कह रहे हैं, कह रहे हैं इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड ऑफ सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल H2S is passed into acidified solution with dilute HCl। कह रहे हैं if the solution is not acidified, अगर सोल्यूशन को एसिडिफाई ना किया जाता तो क्या होता, then which is the correct statement। कहते साहब only the sulfide of second group get precipitated, only the sulfide of fourth group get precipitated। नहीं साहब, सी देखिए, कह रहे neither sulfide of second एंड फोर्थ ग्रुप गेट प्रेसिपिटेटेड, कह रहे साहब किसी ग्रुप का नहीं प्रेसिपिटेशन होगा। चौथे में कह रहे सल्फाइड ऑफ बोथ ग्रुप गेट प्रेसिपिटेटेड, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के भी मेटल सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट देते हैं, जैसे सेकंड वाले मेटल सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट देते हैं। थर्ड ग्रुप के जो मेटल होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेशन देते हैं। वो देखिए अगला वाला क्वेश्चन लगा हुआ है, 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन जरा देखें भैया, 67 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, पढ़िए सवाल 67 में, कह रहे हैं इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन थर्ड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल, कह रहे हैं इफ NaCl एंड NaOH आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। ध्यान रहे, जिस रिएजेंट के यूज करने से किसी भी ग्रुप का प्रेसिपिटेट आए उसे हम ग्रुप रिएजेंट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, तो आप कहते साहब HCl की उपस्थिति में H2S का पास कराना, यानी HCl प्लस H2S। जब आप थर्ड ग्रुप में आते हैं तो वहां पर आप करते क्या है, NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH डालते हैं, ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ कोलाइड आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, और ये NH4 आयन और प्लस OH आयन। अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन बैकवर्ड भागता है, जिससे कि OH आयन का कंसंट्रेशन घट जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट आप उत्पन्न करवाए, कॉमन आयन इफेक्ट इसलिए उत्पन्न करा रहे हैं कि ताकि OH आयन का कंसंट्रेशन घट जाए, अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि OH आयन का कंसंट्रेशन घट जाए, और थर्ड ग्रुप के ही मेटल प्रेसिपिटेट दें। सवाल में कह रहा है कि आप NH4Cl और NH4OH यूज कर रहे हैं ग्रुप रिएजेंट के रूप में, थर्ड ग्रुप का मेटल हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट देता है। थर्ड ग्रुप में कौन कौन है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहीं पर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, और यहीं पर तो ये सब जो, और इसी में एक एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रेसिपिटेट देते हैं। इनका रुई जैसा सफेद प्रेसिपिटेट आता है, इनका ग्रीन पीपीटी आता है, इनका ब्राउन पीपीटी आता है। तो ये सब पीपीटीज हाइड्रोक्साइड के रूप में मेटल ही प्रेसिपिटेट दे जाते हैं। सवाल में कह रहा है कि साहब ये जो ग्रुप रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl, आप इसके स्थान पर NaCl ले सकते हैं और NH4 के स्थान पर, NH4OH के स्थान पर NaOH ले सकते हैं, क्या ऐसा नहीं कर सकते? तो साहब बराबर कर सकते हैं, ठीक है हम कर तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट उसका नहीं निकल करके आ रहा है। आप कहेंगे क्यों गुरुजी रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा है? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर इफेक्ट पड़ता है कॉमन आयन का? नहीं साहब, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट पर इफेक्ट पड़ता है। हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन डिप्रेस होता है, सप्रेस्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नहीं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट नहीं करते। जब यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट नहीं होगा तो OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो थर्ड ग्रुप का तो प्रेसिपिटेट होगा ही होगा, एलॉन्ग विद हायर ग्रुप के भी मेटल हाइड्रोक्साइड के रूप में यही प्रेसिपिटेट दे जाएंगे। हो सकता है फोर्थ ग्रुप के, हो सकता है फिफ्थ ग्रुप की मेटल यही साथ साथ वो भी प्रेसिपिटेशन दे जाएं। थर्ड ग्रुप के तो होंगे ही होंगे भाई, वो तो पहले ही चले जाएंगे, प्रेसिपिटेट दे जाएंगे। अब सवाल पढ़िए, सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स
if NaCl and NaOH are used in place of NH4Cl and NH4OH, then what happens? पहला, no precipitation of third group hydroxide, गलत। कह रहे हैं only precipitation of third group hydroxide, गलत। थर्ड कह रहे हैं precipitation of hydroxide along with those of higher group, तो precipitation of third group hydroxide along with those of higher group, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। आइए जरा 68 नंबर सवाल पे बेटा, इसको मिटा दे पहले भाई। आइए सवाल को देखें जरा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच आपको दे दिया गया, कितना दिया गया है? 13 दिया गया। कह रहे कैलकुलेट क्या? मिलीमोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कितने एमएल में मौजूद है? 10 एमएल में। ओके, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बच्चों कि मिलीमोल कैसे ज्ञात किया जाता है। मिलीक्विवेलेंट आप नाम सुने हैं, चलिए हम कंपेयर करते हैं। मिलीक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, अगर ग्राम इक्विवेलेंट में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यही मिलीक्विवेलेंट कहलाता है। यानी कि आप इक्विवेलेंट में, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट दोनों टर्म एक ही है, इक्विवेलेंट में जब आप 1000 से मल्टीप्लाई किए तो मिली इक्विवेलेंट हो गया। तो ऐसे ही जब आप मोल में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल कहलाएगा। स्पष्ट हुआ? हमसे यही पूछ रहा है, लेकिन हमको मोल नहीं दिया, हमको मोलरिटी दिया है। आप कहें गुरुजी मोलरिटी कहाँ दिया? इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा मोलरिटी। अरे भाई पीएच दिया तो मोलरिटी नहीं निकाल लेंगे आप? देखना, मोलरिटी भी निकाल सकते थे आप। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ही तो मोलरिटी कहलाता है। हमेशा वॉल्यूम आप यहां लीटर में लेंगे, और अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम एमएल में दिया गया है वहां पर, तो आप 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे, और 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये देखना जरा, ये हो जाएगा n इंटू 1000, और n इंटू 1000 क्या होता है? मिलीमोल। इसका मतलब एक फार्मूला जस्ट ताजा ताजा और आपको पता चला कि मिलीमोल इक्वल टू किसके होता है? mv के। यानी कि अगर हम मोलरिटी निकाल लें और 10 ml जो वॉल्यूम दिया उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो उस सब्सटेंस का मिली मोल हमें पता चल जाएगा। स्पष्ट हुआ? आइए जरा आगे चलें भैया। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि इसके मोल ज्ञात करते हैं, और मोल हमें डायरेक्ट नहीं दिया है। मोलरिटी निकाल लेते, मोलरिटी भी हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें इस सॉल्यूशन का पीएच दिया है। जरा बताइए, बेरियम हाइड्रोक्साइड एसिड है कि बेस है? बेस है, तो इसका तो हमें पीओएच चाहिए। अगर पीएच 13 है तो पीओएच कितना हो जाएगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीओएच कितना हो जाएगा? 1। अगर पीओएच 1 है तो ओएच आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? स्पष्ट हुआ? किसी भी आयन का कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए m इंटू एक्स इंटू अल्फा आप करते थे। चूंकि यहां हमें OH आयन का निकालना है, तो हम देखिए वही काम यहां कर रहे हैं। OH आयन कंसंट्रेशन यहां पे आयन लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा m इंटू एक्स इंटू अल्फा। OH आयन कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1। मोलरिटी कितनी दी गई है भैया? कह दो, वही तो निकालना है। x कितना हो जाएगा इसका? 2। अल्फा कितना हो जाएगा? तो m इक्वल टू क्या आया? 0.5 इंटू 10⁻⁻1, या कह सकते हैं 0.05 इतना मोलर। अगर आपको इसका मिलीमोल निकालना है, मिलीमोल, तो हो जाएगा 0.05 इंटू 10। क्यों? क्योंकि मिलीमोल इक्वल टू होता है ये फार्मूला m इंटू वी के। तो ये हुआ m और ये हुआ v, तो निकल के कितना आया? 0.50। चेक करिए, 0.50 मिलीमोल निकल कर आ रहा है। तो सवाल तो मात्र एक लाइन था, तो हम आपको पूरा समझा रहे हैं बच्चों। सवाल, ये तो ऊपर सवाल लिखा, आपको लगाना यहां से है, ये यहां से आपको खाली लगाना है। इस साइड की बातें तो साइड में हो रही है ना, लिख लीजिए फट से। सवाल में जो कह रहे हैं, कह रहे हैं साहब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट है, इसका केएसपी दे दिया गया।
Ksp कितना दिया गया 4 into 10 to the power -6 at what pH, कह रहे साहब at what minimum pH कैल्शियम आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो रहा है और उसमें डाले कितना है कैल्शियम क्लोराइड 0.01 मोलर। बात स्पष्ट हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम Ksp निकालेंगे यहां से तो Ksp इक्वल टू हो जाएगा कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन डॉट OH आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यहां पर जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन रखा जाएगा, जो आयन का कंसंट्रेशन वही रखा जाएगा, क्योंकि अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका घट सकता है। Ksp यहीं से स्टार्ट होगा। मिनिमम कंसंट्रेशन जब सैचुरेटेड पॉइंट से ऊपर जाता है तभी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। तो मिनिमम कंसंट्रेशन जहां से सैचुरेशन पॉइंट आता है उस समय जो कंसंट्रेशन होता है आयनों का वही मिनिमम कंसंट्रेशन होता है और वहीं से पीपीटी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यानी आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पीएच बताना है, क्या कह सकते हैं आयनों का कंसंट्रेशन बताना है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता OH आयन कितना है और Ksp हमें पता है 4 into 10 की पावर -6 है। तो जब आप यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन निकालोगे स्क्वायर होगा ना, ये हुआ 4 into 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -2। यहाँ से कटा, ये सीधे हो गया 10 की पावर -4। ये हटाएंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे रूट, तो 4 का रूट हो गया 2 और 10 की पावर -4 का हो गया 10 की पावर -2। कोई दिक्कत? ये आया OH आयन कंसंट्रेशन। लेकिन हमसे मिनिमम OH आयन कंसंट्रेशन भी पूछ सकता था, वो मिनिमम OH आयन कंसंट्रेशन जब पीपीटी आना शुरू हो जाएगा तो उसका आंसर ये होगा। लेकिन आंसर आपको यहां तक नहीं निकालना, यहां से इसके एक स्टेप आगे जाना है। सवाल एक स्टेप आगे आपसे पूछ रहा है, कह रहा साहब पीएच बताओ। तो हमको पीएच निकालने के लिए एच आयन कंसंट्रेशन चाहिए। तो जब आप यहीं पर एच आयन कंसंट्रेशन निकालोगे ये होगा 10 की पावर -14 अपॉन नीचे OH आयन कंसंट्रेशन 2 into 10 की पावर -2। क्यों ये आया? क्योंकि सबको पता है कि एच आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 की पावर -14 के। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो होगा 1/2 into 10 की पावर -12। तो जब आप यहां से पीएच निकालोगे तो -log 1/2 into 10 की पावर -12। बोलिए होगा? हाथ उठाएं जिनके समझ में ना आया हो। आगे देखें जरा, ये हो जाएगा भैया 12 माइनस log 1/2 या कह सकते हैं 12 प्लस log 2। आंसर ही यहीं पे आपका निकालना है। बात स्पष्ट हुआ? यहीं पर ही आपको आंसर रोक देना, क्योंकि इसी टर्म में ऑप्शन में आंसर दिया गया है। ओके, लिख लीजिए फट से। सवाल में देखिए, कह रहे हैं वीक एसिड का टाइट्रेशन NaOH के साथ कराया जा रहा है। वीक एसिड 0.1 मोलर 50 ml लिया गया, इसमें 0.2 मोलर 20 ml NaOH मिलाया गया। कह रहे साहब इतना मिलाने के बाद पीएच क्या होगा आफ्टर एडिशन ऑफ 0.2 मोलर NaOH ऑफ 20 ml। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहां क्या बनेगा भैया? Na साल्ट बना और साथ में वाटर बना। ये क्या बना? ये साल्ट बना। अब जरा बताइए ये कितना बना होगा? 4 मिलिक्युलेंट है ये, गुणा करिए 4 मिलिक्युलेंट 5 मिलिक्युलेंट, ये बनेगा कितना? 4 मिलिक्युलेंट बना, खत्म हो गया, बचा कितना? 1 मिलिक्युलेंट। रिजल्टिंग सोल्यूशन में ये वीक एसिड बचा और साल्ट बना। तो वीक एसिड और उसी का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बफर बना। बफर कौन सा हुआ? एसिडिक बफर बना। ओके, तो भैया सबको पता है फार्मूला पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट का मिलिक्युलेंट अपॉन एसिड का मिलिक्युलेंट। पीएच ज्ञात करना है, पीके 4.39 प्लस लॉग साल्ट कितना हो जाएगा? 4/1। तो log 4 की वैल्यू कितनी होगी? 0.6। ये हो जाएगा 4.39 प्लस 0.60, तो कितना आ गया? 4.99। चेक कर लीजिए, आंसर यही आ रहा है। देख लीजिए भैया, सवाल देखें भाई।
कह रहे व्हिच मिक्सचर, इन दोनों अगर मिलाया जाएगा तो मिक्सचर ही तो बनेगा, एक सोल्यूशन एक सोल्यूशन एक सोल्यूशन एक सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन को मिलाकर तो मिक्सचर बनेगा। कह रहे व्हिच मिक्सचर विल गिव सोल्यूशन विद पीएच मोर देन 7, यानी किसका पीएच 7 से, मतलब किसका मीडियम बेसिक होगा, ये आपको बताना है। चेक करते हैं, देखें जरा इधर, ये कितना मिलिक्विलेंट हुआ, बोलिए, ये कितना मिलिक्विलेंट हुआ, 10 मिलिक्विलेंट। बताइए इसका रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा होगा। कौन बोला न्यूट्रल, दौड़ा लूंगा अभी तुरंत। कौन बोला इंट्रो, न्यूट्रल कौन बोल रहा है, अब उधर का हाथ उठा रहा, अपना जिम्मेदारी लो। ये बोले ये साल्ट है ना, तो पानी ही तो हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, तो पानी हुआ सिंपल ना, इसका तो पीएच 7 है। आप एसिड में अगर पानी मिलाएंगे तो बेस बन जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा। बोलिए ओवरऑल मीडियम इसका कैसा हुआ, एसिडिक हुआ, इसीलिए हम इसको बेटा लगाए रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ करके चले जाएंगे। पीएच 7 से कम हुआ इसका, स्पष्ट हुआ। दूसरा केस देखें जरा, आप क्या करते हैं मिलिक्युलेंट निकालने के लिए, m इंटू एक्स इंटू वी, तो जब आप इसका मिलिक्युलेंट निकालोगे तो 100 इंटू 1 इंटू 2 कितना हुआ, 20 मिलिक्युलेंट, 0.2 हो गया ना, 20 मिलिक्युलेंट। अब देखिए इसमें बेस डाला जा रहा, साल्ट नहीं डाला जा रहा है। इसका कितना निकल कर क्या भैया, 10 मिलिक्युलेंट, तो 10 मिलिक्युलेंट बेस पड़ रहा है, 20 मिलिक्युलेंट में तो 10 मिलिक्युलेंट एसिड बचेगा, तो परिणामी विलयन कैसा होगा, एसिडिक। पीएच क्या आ गया, लेस देन 7। इसमें जरा आ जाइए भैया, ये देखना 10 मिलिक्युलेंट वीक एसिड और मिला क्या 10 मिलिक्युलेंट स्ट्रॉन्ग बेस। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मिलिक्युलेंट बराबर होते हैं तो साल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल बनता है। सोल्यूशन में साल्ट बन रहा, दोनों खत्म हो चुके हैं। साल्ट अब जो बना है वो CH3COO Na बना है। दिस इज साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। पीएच क्या आ जाएगा, मोर देन 7, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन करेक्ट करने से पहले चौथा भी ऑप्शन देख लेना है हमको। अभी जस्ट हमने आपको बताया भैया सारे ऑप्शंस देखते हुए आप सवाल सॉल्व करेंगे, हवा करके एक ऑप्शन पे टिक नहीं मार देंगे, समझ रहे बात। देखें जरा इधर, ये हो गया भैया HCl, ठीक, और इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, CH3COON में। बोलिए, आपको अच्छी तरीके से बताया गया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड अपने से वीक एसिड के साल्ट को डिसॉल्व कर लेता है या उसके करेस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बात स्पष्ट हुआ, चीजें क्लियर हुई। तो अब देखिए किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, CH3COOH में, और साथ में NaCl मतलब पानी, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट न्यूट्रल होता है, पीएच उसका 7 होता है। एकदम कंफर्मेशन के लिए इस चीज को दिमाग में बैठा लें। अब जरा देखना भाई, इसका कितना दिए हैं, 5 मिलिक्युलेंट। अरे भाई 50 इंटू 0.1, इसका कितना दिए हैं, 5 मिलिक्युलेंट। तो इसका बना कितना, 5 मिलिक्युलेंट। हमको क्या प्राप्त हुआ, वीक एसिड। तो मीडियम कैसा हो जाएगा इसका भी, एसिडिक। इसका भी मीडियम कैसा हो जाएगा बच्चों, एसिडिक होगा। इसका पीएच लेस देन 7। इसका मतलब ऑप्शन जो सी करेक्ट था वो बिल्कुल करेक्ट है। स्पष्ट हुआ, छापा मारे फट से। और ये बेस और ये एसिड, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हुए। ये सवाल आपको दिया गया है, ये तो हम लोग अपने तरफ से महिमा मंडन कर रहे हैं, इसका लेबलिंग कर रहे हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। कैसे पता चला ये एसिड है, इसमें देखिए H2O 6 थे, एक H अगर निकल जाएगा तो H2O कितना बचेगा, खाली 5, और खाली OH रह जाएगा। जो सब्सटेंस H आयन दे, प्रोटॉन दे, वो ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड, और जो प्रोटॉन ले, ये प्रोटॉन लिए OH था, H2O बन गया। 3 H2O थे पहले, 4 हो गए। तो ये बेस हुआ, इसी का ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ। अब जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या कह रहे हैं भैया,
कह रहे हैं कि फर्स्ट इज एन एसिड एंड सेकंड इज द बेस। अब देखिए, अगर आप नीचे के 3 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो टिक लगा के निकल लेंगे, ये गलती होगी कि नहीं होगी? दूसरा पढ़िए, कह रहे थर्ड इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सेकंड। बिल्कुल करेक्ट। अब मान लीजिए आप ज्यादा पढ़ गए तो दूसरे टिक लगा के निकल लेंगे। हमने आपको कई बार बताया कि भैया चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। सी ऑप्शन देखिए, उसमें थोड़ा आगे सरक गया है। सी ऑप्शन कह रहे बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है करेक्ट? सी। लेकिन तब भी फोर्थ ऑप्शन हमें पढ़ना है। पढ़िए फोर्थ ऑप्शन, कह रहे थर्ड इज कॉन्जुगेट एसिड, तो गलत हो गया। कह रहे थर्ड इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फर्स्ट, और कह रहे फोर्थ इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ सेकंड, तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हुआ है ना। तो पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सी में कहने से आप दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ? इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे भैया चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। बोला जल्दी में है, पहला ऑप्शन पढ़े, भाट ताड़ निकल लिए आगे, पता चला कि पहला ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट था। अब आप आकर झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे यार कैसे तुम कह रहे हो सी ऑप्शन पहला करेक्ट था? वो कहेगा दूसरा भी तो करेक्ट था। तब सी में पता चला ए और बी दोनों करेक्ट था। बात स्पष्ट हुआ? इसमें कुछ लिखना लिखाना नहीं है, ये आप ऑलरेडी पता है आपको। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा।